मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था कुछ बेसिक चीज़ें जो सॉल्यूशन की थी, और लास्ट सेशन हमारा कल जो हमने किया था उसमें आई थिंक सॉल्यूशन की सारे बेसिक चीज़ें हमने कर ली थी। तो आज हमारा सेशन नंबर 2 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स। क्लियर है? तो पहले देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कुछ नहीं है, हमने कल जो डिस्कस किया था उसमें ये आया था कि जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका जो फिजिकल स्टेट है वो किस पे डिपेंडेड है, उसके सॉल्वेंट पे। के तो ये चीज़ आपको पता है। तो बस वही है यहाँ पे टाइप्स में क्या है कि उसका जो क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का वो किस पे डिपेंडेड है, उसके फिजिकल स्टेट पे। और अगर फिजिकल स्टेट पे हो तो आपको पता है कि फिजिकल स्टेट हमारे कौन से हैं, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये 3 टाइप्स हो गए जनरली। तो बस ऐसे ही आपको देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में एक पूरा टेबल दिया हुआ है। तो वो टेबल में आप देखोगे 3 तरह के आपको सॉल्यूशन दिए हुए हैं। फर्स्ट वन जो है गैसियस, सेकंड वन है लिक्विड और थर्ड वन है सॉलिड। क्लियर? और वही चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे देखो सॉल्वेंट में ना, मैंने कल बताया था कि उसका फिजिकल स्टेट किस पे डिपेंडेड है, तो उसके सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखी होगी कि सारे गैसियस सॉल्यूशन के सॉल्वेंट कौन से लिए उसने, गैसियस। सेम चीज़ यहाँ पे लिक्विड में आप देखोगे कि सारे लिक्विड सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट कौन से हैं, लिक्विड, और सारे सॉलिड के फिजिकल स्टेट कौन से हैं, सॉलिड। के बीच में जो आपको सॉल्यूट दिख रहे हैं जो स्मॉल क्वांटिटी वाले है ना, तो वो क्या है, वो आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है कि गैस, लिक्विड और सॉलिड ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप सॉल्यूट कुछ भी ले सकते हो। बट अगर आपको गैसियस सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें सॉल्वेंट आपको गैसियस चाहिए। अगर गैसियस सॉल्वेंट नहीं है तो वहाँ पे गैसियस सॉल्यूबल नहीं बनेगा। के सॉल्यूट आप कुछ भी ले सकते हो, वहाँ पे लिक्विड हो या सॉलिड हो या गैस हो चलेगा। बट अगर सॉल्वेंट आपको जिस तरह का सॉल्यूशन चाहिए उसी फिजिकल स्टेट में सॉल्वेंट चाहिए। क्लियर है ये चीज़? तो उसके बाद आप देखोगे फोर्थ कॉलम में आपको कुछ कॉमन एग्जांपल दिए हैं, वो आप देख लेना एक बार। कुछ नहीं है, इजी है। कभी भी एमसीक्यू में कुछ 1-2 एमसीक्यू पूछ सकते हैं, तो एक बार ये आप देख लेना है कि क्या है ना। देखो यहाँ पे फर्स्ट वन का गैसियस का क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दोनों गैस मिक्स किए तो गैस का ही सॉल्यूशन बनेगा। सेकंड में आप देखोगे तो क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। तो वहाँ पे आप देखोगे क्लोरोफॉर्म कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और नाइट्रोजन गैस होता है गैसियस में। तो अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, सॉल्यूट एक्ट करेगा, और नाइट्रोजन गैस किस में एक्ट करेगा, एज अ सॉल्वेंट। तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गैसियस सॉल्यूशन मिल जाएगा। और थर्ड वन जो मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था वो आपको पता है कैम्फर सॉलिड में होता है और नाइट्रोजन गैस में मिक्स होकर वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस का सॉल्यूशन बना देगा। सेम एज आप लिक्विड के 3 एग्जांपल देख सकते हो और सेम एज सॉलिड के 3 एग्जांपल। तो ये एक बार आप देख लेना है। कुछ है नहीं टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम निकलते, कभी रेयर केसली एमसीक्यू निकल जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये टेबल आना चाहिए। क्लियर? टोटल 3 टाइप ऑफ हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में कुछ है नहीं, 3 तरह के सॉल्यूशन है और फुली डिपेंडेड ऑन सॉल्वेंट है। उसका जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा ही उसका सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। कुछ है नहीं, कल ही मैंने बताया था कि थोड़ा सा ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसको, और उसके बाद सीधे हम चले जाएंगे कहाँ पर, जो मेन एक टॉपिक आ रहा है हमारा वो है कंसंट्रेशन टर्म्स के, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम। क्लियर? तो ये चीज़ हम पढ़े उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ कंसंट्रेशन। के तो कंसंट्रेशन क्या चीज़ है ये हमको पता होनी चाहिए। तो कंसंट्रेशन आपको अगर अंडरस्टैंड करना है तो उसके पहले आप जो फर्स्ट पैराग्राफ था वहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको दी हुई है, वो क्या है कि
जो ब्रांच के नीचे वाली लाइन में आपको दिखा देता हूँ, फ्लोराइड वाली अंडरलाइन करके, जो ये देखो, ओके। जो मैंने अंडरलाइन की है वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि देखो 1 पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, वो क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, आगे आ रहा है तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे। और पीपीएम आपको पता भी होगा, आप 11th करके आए तो पीपीएम आपको पता होगा कि वो एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, ओके। तो 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर, ओके। ध्यान से सुनना कि अगर हम वाटर में 1 पार्ट पीपीएम जितना फ्लोराइड अगर डिज़ोल्व कर रहे हैं, क्लियर, वाटर में हम 1 पार्ट जितना फ्लोराइड हम अगर डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, टूथ डिके को प्रिवेंट करेगा, क्लियर है। हमारे टूथ जो है वो डिके हो रहे हैं तो उसको प्रिवेंट कर रहा है, इसका मीनिंग हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। बट अगर हमने 1.5 ppm ले लिया, देखो ये चीज़ बहुत, ये 1 ppm और ये 1.5 ppm कुछ नहीं, सेम चीज़ है। पहले हमने फ्लोराइड ली थी 1 ppm, वो वाटर में डिज़ोल्व किया था, और तो 1 ppm कर रहे हैं तो हम वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। बट अगर 1.5 ppm हम ले रहे हैं तो वो क्या है, देखो क्या है, केस द टूथ टू बिकम मॉर्टल, हाई कंसंट्रेशन एंड फ्लोराइड आयन कैन बी पॉइजनस, ओके। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन समझ में आ जाना चाहिए कि आप देखोगे 1 पार्ट्स पर 1 ppm हमने लिया है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर 1.5 ppm हम ले रहे हैं तो वो हमारे लिए पॉइजनस है। तो 0.5 ppm में कितना डिफरेंस आ गया है तो वो आपको बताता है कंसंट्रेशन, ओके। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसके लिए हमें कंसंट्रेशन पढ़ना ज़रूरी है, और कंसंट्रेशन की डेफिनेशन आपको पता होगी। कंसंट्रेशन क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट हैं, 2 या 3 हो, उसकी कितना अमाउंट है वो जानने की जो टर्म्स है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट, वो जानने का जो हमारा टर्म्स है जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्लियर। तो हम अब चले जाते हैं सीधे कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर, ओके। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, ये रहा, ओके, ये रहा। देखो, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग इस कंसंट्रेशन, कि कोई भी सॉल्यूशन ले रहे हो उसमें हमारे 2 या 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है, बट उसका कंपोजिशन कितना है हम बोल सकते हैं इजीली कि ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें 40 ml इथेनॉइक एसिड और 60 ml वाटर है। वो कैसे बोल सकते हैं, उसके कंसंट्रेशन के हिसाब से कि उसका कंसंट्रेशन कितना है। तो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने की 2 मेथड है, क्लियर है। वो आपको टेक्स्ट बुक में दी है, कौन सी है, एक क्वालिटेटिव है और एक क्वांटिटेटिव है, क्लियर। तो क्वालिटेटिव क्या होती है कि हम जनरली बोलते हैं कि जब हम नॉर्मल लाइफ में बोलते रहते हैं कि ये तो क्या है, डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है। एसिड में जनरली हम बोलते हैं कि ये डाइल्यूट एसिड है, ये डाइल्यूट H2SO4, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है। बट ये सब चीज़ों में हम साइंटिफिकली देखने जाए तो सब जगह ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो इसके लिए हमें अगर साइंटिफिकली अगर हमने स्टडी करनी है तो हमें क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन टर्म्स चाहिए, और क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन आपको निकालना है तो उसके कुछ मेथड्स हैं जो आपको नीचे अभी दिए हैं, जो हमको पढ़ने हैं। वो कौन से हैं तो आप नीचे देख सकते हो कि वो कौन से हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास हैं जो है मास परसेंटेज, क्लियर है। सेकंड है वॉल्यूम परसेंटेज, दोनों सेम ही है ना, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थर्ड वन होगा मास बाय वॉल्यूम, ओके। तो ये तीनों चीज़ें सेम है, एक साथ ही कर लेना यहाँ से, ओके। उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन जो हमने ऊपर बात की, पीपीएम, वो भी हमको पढ़ना है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, जो भी कुछ नई चीज़ें हैं वो है, क्लियर। उसके बाद हैं ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम करेंगे, और उसके बाद है मोलालिटी और मोलारिटी, जो चीज़ें आपको पता है, वो जो 11th में आप करके आए हो तो वो आपको पता होगी मोलारिटी और मोलालिटी, बट फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो अभी हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट मास परसेंटेज,
क्लियर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन क्या चीज़ है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो ये जो टर्म्स है वो इजी समझ में आ जाएंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा मास परसेंटेज। ओके, तो मास परसेंटेज क्या है, तो ऐसे ही कुछ हमें टर्म्स जो हमें आगे पढ़ने हैं, बट मास परसेंटेज कुछ नहीं है, कुछ इजी टर्म्स हैं। द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एंड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और ये परसेंटेज में है, इसके लिए यहाँ पे इंटू 100 दिया हुआ है। आपको परसेंटेज में नहीं चाहिए तो आप मल्टीप्लिकेशन जो 100 दिया हुआ वो निकाल भी सकते हो। क्लियर है चीज़। अब आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, अगर आपको सॉल्यूट का चाहिए मास परसेंट, तो जो मास ऑफ कंपोनेंट लिखा हुआ वहाँ पे सॉल्यूट का मास रख दो, और नीचे तो आपको क्या रखना है, सॉल्यूशन का पूरा मास। ओके, मैं मान लो कि अभी मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ कि मास परसेंटेज कहाँ पे यूज़ होगा पता है, कि कोई सॉलिड जिसका मास लेते हैं हम, ओके, वहाँ पे स्पेसिफिक मास परसेंटेज यूज़ होगा। अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊँ किसी दो सॉलिड को लेके, क्लियर, एक लिया मैंने 20 ग्राम्स एंड सेकेंड लिया मैंने 80 ग्राम्स, तो अब क्या होगा, 20 और 80 ये दोनों मिल के कितना बनाएंगे, 100 ग्राम्स। अब टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम्स। और अगर मुझे अब सॉल्यूट का मास परसेंटेज चाहिए, तो सॉल्यूट का मास कितना था मेरे पास, 20 ग्राम्स। तो अब ये चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। समझ में आ गया। अगर मुझे सॉल्वेंट का मास परसेंटेज चाहिए तो मैं क्या रखूँगा ऊपर, सॉल्वेंट का मास। और सॉल्वेंट का मास कितना था मेरे पास, 80 ग्राम्स। तो 80 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। क्लियर है, समझ में आ गया। डेफिनेशन आपको याद कुछ ज़्यादा है ही नहीं, यहाँ पे जो आपको एक इक्वेशन जो दिया है मास परसेंटेज निकालने का, वही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यू में, यहाँ पे कहीं पे 1-2 मार्क्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कहाँ पे यूज़ होगा, कि जिसके पास मास हो। ओके, जनरली हम सॉलिड के लिए यूज़ करेंगे कि जिसके पास वेट में हम जिसको मेज़र कर रहे हैं, जिसको हम मास में मेज़र कर रहे हैं, उसके लिए ही हम मास परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म जो 7 या 8, वैसे तो टोटल 12 जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो कुछ आप 11th में पढ़ के आए, इधर कुछ पढ़ेंगे हम। तो ये जितने भी टर्म्स है ये सब सेम टर्म्स है, बट कहाँ पर कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही है वो आपको पता होनी चाहिए। तो वहाँ पे हम जहाँ पे जिस को टर्म को यूज़ करना है वही टर्म करनी चाहिए। क्लियर है। तो हम वेट के लिए जब मास कोई चीज़ मास में मेज़र हो रही है, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, वेट बाय वेट परसेंटेज। हम इसको वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, W/W। ओके, और मास परसेंटेज भी आप बोल सकते हो। क्लियर है। तो नीचे एक एग्जांपल दिया है, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 10 ग्राम ग्लूकोज। अब 10 ग्राम ग्लूकोज का मीनिंग क्या होता है पता है आपको, 10% ग्लूकोज का मीनिंग क्या होता है पता है। तो ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन उसने बनाया किस में, वाटर में। तो ये समझ में आ गया होगा, 10% मीन्स कितना, कि 10 ग्राम क्या होगा, ग्लूकोज, शुगर, और बाकी ये 10 ग्राम है, इसका मीनिंग क्या, परसेंटेज, 10% लिया हुआ, इसका मीनिंग क्या है कि उसके 100 के साथ मैचअप किया होगा। और 100 के साथ मैचअप है तो परसेंटेज हम कितने में लेते हैं, 100 में। तो बाकी का 90 क्या होगा, वाटर। क्लियर है, समझ में आ गया। बाकी का 90 वाट। ओके, तो वो हो गया था हमारा 100%। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। 10% का मीनिंग क्या होता है, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम वाटर, या तो 90 ml वाटर। तो ये दोनों मिल के क्या हो गए, 100। टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया, 100 ग्राम्स। समझ में आ गया। तो इसका मीनिंग ये होता है कि टोटल सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 100s के। तो if solution described by 10% glucose in water by mass, it means that 10 gram glucose is dissolved in 90 gram of water, dissolving in a 100 gram। तो हम परसेंटेज में ले रहे हैं तो ऑलवेज 100 होना चाहिए, रेशियो 100 का होना चाहिए। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का रेशियो कितना रहना चाहिए, 100। अगर आपको दिया होता है यहाँ पे कितना,
30%, सॉरी हाँ 30%, तो हम क्या बोलते हैं 30 ग्राम ग्लूकोज होगा, है ना, और बाकी का बचा हुआ 70 ग्राम क्या होगा, वाटर। क्लियर। अगर 30% दिया होता तो हम ये कर लेते कि 30 ग्राम ग्लूकोज इन 70 ग्राम वाटर, तो ये टोटल का रेशियो कितना हो गया 100 का, तो टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना होना चाहिए 100 ग्राम। क्लियर। तो ये सिंपल आपको क्या शॉर्ट में चीज़ें दी होंगी आपको कि अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना है 30 ग्राम ऑफ इथेनोइक शुगर का, तो मुझे कितने ग्राम शुगर चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 30% शुगर का सॉल्यूशन बनाना है तो शुगर कितनी चाहिए मुझे 30 ग्राम्स। ठीक। तो ये सिंपल चीज़ें जो थी आपको समझ में आ गई होगी। तो बस यही चीज़ है आपको जो ध्यान रखनी है मास परसेंटेज के लिए। ओके। तो ये कॉमनली कहाँ पे यूज़ होते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री में। क्लियर। तो ज़्यादा जहाँ पे ब्लीचिंग के लिए होता है वहाँ पे ये सब टर्म्स यूज़ होते हैं। सेकंड जो हमारा टर्म्स है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। सेम चीज़ है यहाँ पे, पहले वाला था मास परसेंटेज, सेकंड है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज। ये दोनों में डिफरेंस क्या है पता है, डेफिनेशन सेम है, आप देखोगे इक्वेशन जो दिया हुआ है नीचे वो भी सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मास परसेंटेज कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे मास में मेज़र होता है, और वॉल्यूम परसेंटेज कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे वॉल्यूम में मेज़र होता है। ओके। तो जनरली मास परसेंटेज सॉलिड के लिए यूज़ होगा और वॉल्यूम परसेंटेज कहाँ पे होगा, लिक्विड के लिए यूज़। क्लियर। बाकी पूरी चीज़ क्या है यहाँ पे ये सेम है, जैसे मास में थी वही वॉल्यूम में है। आप एग्जांपल भी ले लो तो आप क्या बोलोगे कि 10% हमने इथेनोइक एसिड का सॉल्यूशन बनाया, तो इसका मीनिंग क्या है 10 ml और 90 ml वाटर। समझ में आ गया। तो यही चीज़ें सेम चीज़ है जो आपको वॉल्यूम परसेंटेज में दिखने को मिली, जो हमने मास परसेंटेज में देखी थी। तो वहाँ पे ओनली हम जहाँ पे मास होता है वहाँ पे वो यूज़ करेंगे, और जहाँ वॉल्यूम होता है वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। क्लियर। बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, आप देखोगे तो सेम चीज़ है, और फॉर्मूला भी आप देखोगे तो सेम है। क्लियर। यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज किसका निकालना है वो आप पे डिपेंडेड है। ओके। क्लियर है। तो वो आप पे डिपेंडेड है। अगर आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम रख दो और नीचे टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का। अगर आपको सॉल्वेंट का परसेंटेज वॉल्यूम निकालना है तो ऊपर सॉल्वेंट का वॉल्यूम रख दो और नीचे की साइड टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और जो थर्ड हमारा, ये देखो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्लियर। ये समझ में आ गया होगा आपको। ये देखो 10% इथेनोइक solution in water means that 10 ml of ethanol is dissolved in water such that the total volume of कितना होना चाहिए 100 ml। तो इसका मीनिंग 10 ml आप इथेनॉल ले रहे हो तो बाकी का बचा हुआ 90 ml क्या होगा, वाटर, और दोनों मिलके कितना बना देते हैं 100 ml। ओके। तो ये रेशियो आपको ध्यान रखनी है। सेकंड एग्जांपल आपको दिया 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथेलिनिक ग्लाइकोल, तो वो भी क्या है सेम चीज़ है। वहाँ पे 35 ml आपको ग्लाइकोल लेना है और बाकी का बचा हुआ वाटर। क्लियर। तो सेम चीज़ें हैं जो हमने ऊपर मास में पढ़ी है, ओनली आपको रेशियो पता होना चाहिए कि क्योंकि परसेंटेज में आप ले रहे हो तो रेशियो 100 में रहना चाहिए। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो कहाँ पर यूज़ होता है आप देख लो एक बार कि यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग द इंजन। तो कार का जो इंजन, ये कौन सा वाला 35% वाला जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं वो कहाँ पर यूज़ होता है, तो कार फॉर कूलिंग द इंजन एट द कंसंट्रेटेड द एंटीफ्रीज लोअर एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाटर टू 255.4 केल्विन। ओके। तो ये आपको कभी भी 1 मार्क्स में यूजेस पूछा जाए कि ये सॉल्यूशन कहाँ पे यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कार का जो इंजन होता है उसके कूलिंग के लिए। ओके। और थर्ड वन जो है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स, वो है मास परसेंटेज, ये वाली। ओके। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट वाला था हमारा मास के लिए, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किस में होंगे, मास में होंगे, दोनों सॉलिड चीज़ें होंगी।
सेकंड वाला था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, लिक्विड, दोनों वॉल्यूम में मेज़र होंगे तभी हम यूज़ करेंगे। और थर्ड वन क्या होगा, जब हमारा सॉल्यूट होगा सॉलिड में और सॉल्वेंट होगा लिक्विड में। क्लियर है? एक चीज़ मेरे पास है सॉलिड, सेकंड चीज़ मेरे पास लिक्विड। जैसे कि मैं बनाऊँ शुगर का सॉल्यूशन, अगर शुगर का सॉल्यूशन मैं वाटर में बनाऊँ और वाटर मेरा लिक्विड फॉर्म में है तो तभी मैं ये यूज़ करता हूँ मास बाय वॉल्यूम। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक चीज़ मेरी सॉलिड हो और एक चीज़ मेरी लिक्विड हो, तभी मैं थर्ड वाला जो टर्म्स है ये यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो सेम चीज़ है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, मास ऑफ कंपोनेंट और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर्मूला आपको अगर नहीं आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ, मास ऑफ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का कौन सा भी। ओके, तो फॉर्मूला क्या रहता है, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। पीछे की साइड आएगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, इनटू 100। तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला सेम था, फर्स्ट वाला में था क्या था, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास, सेकंड में था वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या होगा, एक मास में आएगा एक वॉल्यूम में आएगा, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें इजी है। आप एक बार देखोगे, 2-3 बार रिवीजन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं है, 1-2 न्यूमेरिकल आप करोगे जैसे पीछे आ रहे हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, तो हम वो सॉल्व करेंगे, 1-2 होमवर्क में देंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें इतनी हार्ड नहीं है। अभी आपको आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है तो ये देख के कुछ नहीं है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप समझ में आ गई होगी। तो हमने अभी 3 कंसंट्रेशन टर्म देख लिए हैं। फर्स्ट वन मास बाय मास, सेकंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और थर्ड मास बाय वॉल्यूम। ओके, फर्स्ट को आप वेट बाय वेट भी बोल सकते हो, सेकंड को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वी बाय वी, और सेकंड को एम बाय डब्ल्यू या तो एम बाय वी। ओके, तो या तो डब्ल्यू बाय वी, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी हमारे पास फोर्थ जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम बोलते हैं। ये कहाँ पर यूज़ होती है कि जब सॉलिड आप बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लेते हो, बहुत ट्रेस क्वांटिटी में लेते हो, जब मेडिसिन बनती है उसमें क्या होता है कि जो आपका ड्रग्स होता है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है, बाकी का जो होता है वो बाय प्रोडक्टिव होता है, बाकी जो मेन ड्रग्स होता है वो बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में होता है। तो उसको जब आपको मेज़र करना है तभी हमें जो, क्योंकि बाकी सारे जो टर्म्स है वो बहुत बड़े यूनिट में है, आप देखोगे तो मास का यूनिट बहुत बड़ा है, वॉल्यूम का यूनिट बहुत बड़ा है। क्लियर? तो वहाँ पे वो मेज़र नहीं होगा। अगर ट्रेस क्वांटिटी में आपको सॉल्यूट चाहिए, अगर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ एक छोटा सा कि ट्रेस क्वांटिटी मेज़र कर पाए ऐसा यूनिट चाहिए, और उसी के लिए हमने एक पीपीएम जिसको पार्ट्स पर मिलियन, और एक और भी आता है पीपीबी जिसको पार्ट्स पर बिलियन बोलते हैं। तो वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट अभी के लिए पार्ट्स पर मिलियन। तो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन टेस्ट क्वांटिटी इट इज convenient to express concentration in parts per million ppm and define parts per million, number of parts of component, total number of parts of component of solution and into 10⁶। ये 10⁶ क्यों दिया है आपको, ये देखो। अब इसका मीनिंग क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन, तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 मिलियन आप लोगे, 1 मिलियन के 1 मिलियन में कितने पार्ट होते हैं, 10⁶ पार्ट। टोटल पार्ट करने जाए तो, हाँ समझ में आ रहा है, टोटल हम पार्ट करने जाएं तो 1 मिलियन के कितने पार्ट हो जाएंगे, 10⁶ पार्ट, और उसमें से आपको कितना लेना है, एक पार्ट लेना है, उतना होता है 1 ppm। क्लियर है? ध्यान से सुनना, 1 ppm का मीनिंग क्या है कि 1 मिलियन मीन्स कितने पार्ट, 10⁶, 10 के पीछे 6 0। क्लियर है? इसका मीनिंग कितना होता है, 10 लाख। ओके, 1 के पीछे 6 0 लगा के देख लेना, 10 लाख होता है, और 10 लाख का एक पार्ट। क्लियर? 10 लाख का जो एक पार्ट होगा, ऐसे 10⁶ पार्ट होते हैं,
तो उसका जो स्मॉल एक 1 पार्ट है वो क्या होता है 1 ppm, 1 ppm जिसको हम बोलते हैं ppm का। तो इसके आप समझ सकते हो कि 10⁶, 10 लाख में से एक पार्ट निकालना मीन्स कितनी छोटी चीज़ होगी। क्लियर है। तो इसके लिए हम उसको बोलते हैं कि ट्रेस क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, ट्रेस क्वांटिटी के लिए। तो पार्ट्स पर मिलियन वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, तो ये किसके कंपोनेंट के, जो फर्स्ट वाले ऊपर वाले दिए आपको, ये सॉल्यूट के कभी भी आपको ppm निकालना है किसी भी चीज़ का तो ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। तो जो सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल आप ले रहे हो, जो सॉल्यूट कंपोनेंट ले रहे हो उसके पार्ट कितने हैं, और नीचे क्या है ये वाले, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्ट्स आपको गिनने, टोटल करके वहाँ पे वो पार्ट्स यहाँ पे ये लिखने हैं। क्लियर है चीज़। ऊपर के ओनली सॉल्यूट के आएंगे कि सॉल्यूट के कितने पार्ट लिए हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए, और नीचे की साइड सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्ट्स आएंगे कि दोनों के पार्ट्स मिलके कितने बन रहे हैं, और इंटू 10⁶ वो ppm के लिए है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार 2 बार रिवीजन करो और कहीं पे भी, और अब तब भी समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर लो। ओके, तो हम वहाँ पे भी समझा देंगे। क्लियर, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और समझा देंगे। आई थिंक आपको ppm समझ में आ गया हो। ये इतने हार्ड नहीं है, ये बहुत इजी चीज़ है। आप ppm ppb और कंसंट्रेशन टर्म्स कुछ नहीं है। क्लियर, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बस आज के लिए ये 4 ही कंसंट्रेशन टर्म रख रहे हैं। आगे के वीडियो में हम बाकी के कंसंट्रेशन टर्म दिखते हैं। और अभी आपको ओनली एक मोल फ्रैक्शन जो आपके लिए नया होगा आई थिंक, वैसे तो वो भी पढ़ चुके होंगे बट आई थिंक वो नया हो सकता है। और बाकी के बच्चे 2 मोलालिटी और मोलारिटी, ये दोनों चीज़ें आप क्या कर चुके, पढ़ चुके हो। क्लियर, तो वो तो आपको कुछ कंफ्यूज है नहीं। तो एक पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो वो एक बार पढ़ लेना। क्लियर है। उसके बाद नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है जो आप एक बार देख लेना कि कंसंट्रेशन किस में होता है, 1 मिलियन के पार्ट्स में। ओके, मास टू मास और वॉल्यूम टू वॉल्यूम और मास टू वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें हमने ऊपर पढ़ लिए। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। और ये एक नीचे की साइड जो यूनिट दिया है ना, ये वाला, ओके, तो ये किसका यूनिट है, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑब्टेन इन टर्म्स माइक्रोग्राम मिली पर लीटर। ओके, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये वाला जो ये यहाँ पे यूनिट दिया, ध्यान रखना 1 मार्क्स में कभी भी MCQ में आ सकता है। किसका यूनिट है, जब पॉल्यूशन को आप मेज़र करते हो वाटर में या हमारे एटमॉस्फेयर में कि हमारा पॉल्यूशन कितना है, तो ये चीज़ें किस में होती है, माइक्रोग्राम पर ml। माइक्रोग्राम, माइक्रो मीन्स, समझ में आ रहा है, और पर ml ये है यूनिट। और उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसके और में हम उसको ppm बोल सकते हैं। ओके, तो ये इतना सा बड़ा यूनिट लिखने से अच्छा है कि हम उसको ppm में यूज़ करें। क्लियर है चीज़। तो ppm और दोनों चीज़ें सेम ही है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे और में दिया हुआ है कि या तो ये यूनिट करो या यूज़, या तो ppm यूज़ करो। क्लियर, तो दोनों चीज़ें सेम है। माइक्रो और मिली, ये आपको पता होगा। माइक्रो मीन्स कितना होता है, 10⁻⁶। ओके, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶। ओके, तो ये चीज़ आपको तो पता होगी बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो माइक्रोग्राम पर ml या तो आप ppm, दोनों में उसको मेज़र कर सकते हो। किसको, पॉल्यूशन ऑफ वाटर या तो पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्लियर, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो MCQ में आपको आ सकती है। क्लियर, तो अभी हमारे पास 3 कंसंट्रेशन टर्म्स बचे हुए हैं। आई थिंक आज आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा क्योंकि आज हमने कुछ टफ़ चीज़ें डिस्कस नहीं की हैं, बहुत ही इजी चीज़ें डिस्कस की है। क्या थी हमारे पास, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कुछ नहीं थे, 3 टाइप्स के थे। मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ स्पीड में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या चीज़ है उसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। उसके बाद 3 या 4 हमने
कंसंट्रेशन टर्म्स देखे जो हमारे पास कौन से थे, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम और लास्ट वाला पीपीए। अभी हमारे पास 3 या 4 कंसंट्रेशन टर्म बचे हैं और उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी के ऊपर जाएंगे। क्लियर है? तो आपको